नमस्कार मित्रों। देश विदेश में आप लोगों का स्वागत है। सीधी बात में आज चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम और जेडीयू के विषय में, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो राजनीतिक रंग जमा हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी वो नंबर वन लग रही है, भाजपा दूसरे नंबर पे समझ में आ रही है और कांग्रेस लग रहा था कि चुनाव लड़ेगी बढ़िया, लेकिन हाल के एक हफ्ते में स्ट्रेटजी उनकी थोड़ी सी बदली है। तो ऐसे में यह छोटी पार्टियां किस तरीके से दिल्ली चुनाव को एक नई दिशा दे रही हैं, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। आखिर दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट और पूर्वांचल वोट, क्या यह तीनों पार्टियां इस पर असर डालेंगी? चर्चा करते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दिल्ली चुनाव की जब से घोषणा हुई है, उस समय यहाँ की राजनीति एक नई तरीके से हमको बढ़ती दिखाई दे रही है। चुनावी सरगर्मी इस समय बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में तीन पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम और जेडीयू, यह कैसे इस चुनाव को प्रभावित करेंगी? चलिए पहले बात करते हैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी की। एक दौर पे दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख पार्टी हुआ करती थी। यह वह दौर है जिस समय बसपा राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और मायावती एक सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री होती थी। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा उत्तर प्रदेश, वहां पर वह रही हैं 4 बार की मुख्यमंत्री। लेकिन 2014 से जो उनका अवसान शुरू हुआ है राजनीति में, अभी तक वह जारी है। अगर आपको 2008 का दिल्ली विधानसभा चुनाव याद है, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 14.5% वोट प्राप्त किए थे उस समय और दलित आबादी के बीच में सबसे प्रमुख पार्टी थी और 2 सीटें भी प्राप्त की थी। लेकिन 2013, 2015 और 2020 आते आते यह पार्टी दिल्ली में पूरे तरीके से अपना आधार खो चुकी है और यहाँ पर जो उनका वोट बैंक था, वह पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट कर चुका है। सोचिए, 14% से अधिक प्राप्त करने वाली यह पार्टी इस समय 1% से भी कम का वोट अपने पास होल्ड कर रही है। लेकिन इस बार बसपा ने कहा है कि वह चुनाव लड़ेगी अपने दम पे और सभी 70 सीटों पर वह चुनाव लड़ते पाई जाएगी। अब बीएसपी की रणनीति क्या है? क्योंकि अगर बसपा जितनी मजबूत होगी, यह वोट कटेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। और आम आदमी पार्टी इस समय जैसी राजनीति कर रही है, उसको यह पता है कि कांग्रेस, बीएसपी, इन सभी के वोट उसके पास जा चुके हैं। यह पार्टियां जितनी मजबूत होंगी, आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता पर रहना उतना ही मुश्किल होता जाएगा और यह चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं रहेगा। अभी जब आकाश आनंद, जो कि एक तरीके से उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं बीएसपी के, उन्होंने कहा कि फ्री बिजली, पानी, इन सब के नाम पर आपको बहुत ठगा गया। लेकिन अब वक्त है आपको एक ऐसी पार्टी को वोट करने का जिन्होंने हमेशा आपके विषय में बात करी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए चीजें आसान नहीं होंगी। अगर बसपा मजबूत होगी, उनके लिए समस्या बढ़ती चली जाएगी। अभी जब आपको पता है कि लोकसभा का सत्र हो रहा था, तो उसमें अमित शाह ने बी आर अम्बेडकर पर एक वक्तव्य दिया। 11 सेकंड का यह वक्तव्य भाजपा के लिए खतरनाक तो साबित हुआ, लेकिन बसपा इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने पक्ष में नहीं यूज कर पाई। लेकिन दिल्ली चुनाव में क्या इस स्टेटमेंट का असर पड़ेगा? क्योंकि उसके बाद आम आदमी पार्टी दलित की राजनीति करते हमको दिखाई दी। एआई वीडियो बड़ा फेमस हुआ और यहां तक कि एक पुरानी योजना को अरविंद केजरीवाल ने नए तरीके से सबके सामने पेश किया कि भाई, हम दलित बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। यह योजना पहले भी उनकी लागू हुई थी, लेकिन उनको यहां पर माहौल दिखा, उन्होंने फिर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे में अमित शाह का यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाएगा और बसपा इसको कैसे अपने पक्ष में मोबिलाइज कर सकती है? जाटव और गैर जाटव वोट के बीच में बसपा कहां खड़ी है और जितना वह वोट यहां पर अपने लिए गेन करेगी, मायावती जी की राजनीति के लिए और आम आदमी पार्टी की वर्तमान स्थिति, दोनों के लिए एक परिवर्तनशील मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि मायावती जी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान समय में वह तीसरे चौथे नंबर पे आ चुकी, यहां तक कि कांग्रेस का प्रदर्शन उनसे अच्छा होता जा रहा है और वहां पर भी दलित वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। और पीडीए का नारा जब से अखिलेश यादव ने दिया है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की राजनीति भी वहां अलग तरीके से चल रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में अभी बसपा ने कहा कि वह अपना कैंडिडेट नहीं देगी, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे यहां पर उत्तर प्रदेश में, वहां पर
बीएसपी ने कहा कि जैसा चुनाव हुआ यह साफ दर्शा रहा है कि मैनेजमेंट किया गया था। ऐसे में बसपा उपचुनाव यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मिल्कीपुर में कैंडिडेट देने के बावजूद उन्होंने वहां से अपना कैंडिडेट हटा लिया और इस समय वह पूरा अपना ध्यान दिल्ली के चुनाव में केंद्रित करवा चुके हैं। और आकाश आनंद प्रमुखता से इस चुनाव को लीड करते हमको दिखाई दे रहे हैं। और मायावती जी भी इस समय अपनी राजनीति को एक नए तरीके से परिवर्तित करने का प्रयास कर रही हैं। वह कोशिश कर रही हैं कि बसपा जो एक समय राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, वह फिर से अपने उस स्थान को प्राप्त कर ले। अब बात करते हैं एआईएमआईएम। 2020 में जब दिल्ली दंगा हुआ, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं कि उन्होंने उस दंगों को नियंत्रित नहीं किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इसका प्रभाव सर्वाधिक था। ऐसे में एआईएमआईएम उन्होंने कई सारे ऐसे मुस्लिम नेताओं को यहां पर इंडोर्स किया है जो कि आम आदमी पार्टी को डेंट दे सकते हैं। यहां तक कि ताहिर हुसैन जो एक समय आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ करते थे, उनको भी यहां से टिकट दिया गया है। दिल्ली दंगों के बाद मुस्लिम मतदाताओं के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि गिरी जरूर है और एआईएमआईएम ने यह कहा है कि जहां पर भी, मतलब उनकी यह राजनीति है कि जहां पर भी 25% से अधिक मुस्लिम मतदाता होंगे, वहां पर वह अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और वहीं पर वह अपने कैंडिडेट देंगे। और 10 से 12 सीट पर एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट खड़ा करने की बात यहां पर कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए यह समस्याग्रस्त होगा क्योंकि चांदनी चौक जैसे इलाके जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा हैं, वहां पर अगर एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी तो सीधी बात है कि मुस्लिम वोट्स का बंटवारा वहां पर हमको दिखाई देगा। और कांग्रेस भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अपने आप को मुस्लिम हितैषी पार्टी के रूप में प्रमोट कर रही है, वह भी आम आदमी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ ले जाएगी। तो यहां पर एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी 2020 में दिल्ली दंगों के बाद से जो वहां के मुस्लिम मतदाता हैं, इनके बीच में अपनी पॉपुलैरिटी खोई है और ऐसे में एआईएमआईएम और कांग्रेस का प्रमुखता से यहां पर आना और अपने आप को दिल्ली चुनाव में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना यह साफ बता रहा है कि एआई यहां पर आम आदमी पार्टी को इसका घाटा होते हुए हमको दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम लोग जेडीयू की, क्योंकि अभी अंदर खाने यह खबर है कि जेडीयू और भाजपा के बीच में बातचीत चल रही है और हो सकता है कि इनके बीच में गठबंधन हो जाए और एक दो सीटों पर आप जेडीयू के कैंडिडेट देख सकते हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में बुराड़ी जैसी सीटों पर जेडीयू ने बहुत प्रभाव डाला था और पूर्वांचलियों के बीच में जेडीयू एक प्रमुख पार्टी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई सारे लोग आकर दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में पूर्वांचली एक प्रमुख मुद्दा है। 2020 में मनोज तिवारी को आगे रखने के पीछे का कारण यही था भाजपा की ओर से कि वह पूर्वांचली वोट यहां पर प्राप्त करना चाहते थे। लोकसभा चुनाव में जो पूर्वांचल के लोग हैं, मतलब जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लोग हैं, या भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो यहां पर यह वोट पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में पूर्वांचलियों को लेकर इस समय दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म है और जेडीयू को अगर भाजपा अपने साथ जोड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो अपने वोट हैं वह तो उनके पास जाएंगे पूर्वांचल लोगों के, लेकिन अगर जेडीयू यहां पे अलग से खड़ी होती तो 2020 के कंपैरिजन में वो यहां पर और डेंट दे सकती है और भाजपा के लिए यह समस्याग्रस्त होगा। इसलिए भाजपा कोशिश कर रही है कि जेडीयू को अपने साइड वह मिला ले, लेकिन अगर यह गठबंधन नहीं हो पाता है तो भाजपा के लिए समस्या पैदा करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपना वोट बैंक यहां पर होल्ड करेगी। जो वोट बटेंगे वो भाजपा और जेडीयू के बीच बटेंगे। इस वजह से वहां की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होते हमको दिखाई देगा। वर्तमान समय में दिल्ली की राजनीति में यह छोटी पार्टियां, देखिए अगर आप देखेंगे तो एआईएमआईएम इसका तो उत्तर में बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। अगर हम बिहार के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो ऐसे में आपको बहुत बार एआईएमआईएम का रोल यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिल्ली दंगों के बाद से असुद्दीन ओवैसी को लेकर जो माहौल दिल्ली में बना हुआ है वह आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का संकेत हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वर्तमान राजनीति एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली हमको बनते दिखाई दे रही है। जब अभी उन्होंने जो पंडित हैं, जो ग्रंथी हैं, उनको पैसे देने की बात की, सैलरी देने की बात की और कई सारे मौलाओं ने यह कहा
कि हमें तो अभी तक हमारी सैलरी मिली ही नहीं है। तो ऐसे में इस समय दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए माइनॉरिटीज के साइड से माहौल बहुत अच्छा नहीं है। और बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम का यहां पर खड़ा होना यह आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। और दिल्ली दंगों का प्रभाव इन चुनावों में हमको देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो कोविड टाइम पे पूर्वांचलियों के साथ आम आदमी पार्टी का ट्रीटमेंट था कि उनको वहां पर राज्य की सरकार ने सहयोग नहीं दिया था, यह भी यहां पर इफेक्ट क्रिएट करेगा कि जेडीयू की तरफ या भाजपा की ओर वोट शिफ्ट होते हमको दिखाई दें। तो अब समस्या यह है आम आदमी पार्टी के लिए कि वह बीएसपी, एआईएमआईएम और जेडीयू को कैसे मैनेज करे। और कांग्रेस के साथ तो गठबंधन करने के प्रयास पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। लेकिन राजनीति है, यहां पर कुछ भी होता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यह छोटी पार्टियां आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का संकेत बन सकती हैं। ऐसे में समय बताएगा कि दलित वोट, पूर्वांचल वोट और मुस्लिम वोट किसकी ओर शिफ्ट करता है। अगर इस वोट में बंटवारा हुआ तो सीधे तौर पर इसका फायदा आपको भाजपा और कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे जाएगा। बाकी दोस्तों, हम चर्चा करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। इत्यादि को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।